MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज रविवार शाम दर्शकों, बिहार के इलेक्शन की बात ना हो ये पॉसिबल नहीं है। बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है इस वर्ष का। उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई ऐसा प्रदेश है जहां पे राजनीति जी जाती है वो है द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार। एक ऐसा प्रदेश जहां हर 10 कदम पे राजनीति अपना रंग बदलती है। एक ऐसा प्रदेश जहां पे हर 15 किलोमीटर पे लोग अपना नेता अलग बताते हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसमें एक 8वीं या 10वीं फेल नहीं, जिस व्यक्ति ने स्कूल का दरवाजा भी ना खटखटाया हो वो देश नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी विदेश नीति सिखाने की और बताने का मादा रखता है, वो है हमारा बिहार। और बिहार के लोग ये कहते हैं कि उनको मिट्टी में कुछ है। राजनीति, दे आर बोर्न विद पॉलिटिक्स, दे नो। वो राजनीति को सबसे बेहतर समझ पाते हैं और राजनेताओं को भी। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? अगर इस प्रदेश की जनता इतनी पाकी नजर रखती है, इतनी तेज तर्रार नजर रखती है अपने राजनेताओं के लिए, तो फिर क्यों आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के बाद भी बिहार में विकास दर किसी और प्रदेश के मुकाबले कम है। बिहार में विकास के पायदान, बिहार में सड़कें, हाईवे, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, टावर्स, कमर्शियल यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब कहां है? बिहार में आज भी देश विदेश में बैठे लोग, ऐसा नहीं है। ये वही बिहार है जो देश को 60-70% से ज्यादा IAS IPS अफसर देता है। ये वही बिहार है जो कि 40% डॉक्टर देता है। ये वही बिहार है दर्शकों जहां के 45% ज्यादा से छात्र IIM में जाते हैं। तो फिर आपको पता है, विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय मूल के डॉक्टर हैं उसमें से 35% आर फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार। अगर इतना ही महान है, अगर इतनी ही यहां से निकले हुए लोग इतना ही क्रांतिकारी हैं, इतने ही पढ़े लिखे हैं, इतने ही सूझबूझ वाले हैं, तो आज तक बिहार में कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या वो अपना राजनेता अपनी तेज नजर से ढूंढ नहीं पाए? कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑफ बिहार गरिमा? बिहार की विधानसभा के ग्राफिक्स में लाऊं। इससे पहले कि मैं आपको बात करूं कि भैया किसमें क्या है क्या नहीं है, ये देखिए जरा। 38 जिले, 243 सीट। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या बीजेपी JDU साथ में आके किसी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? या फिर रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, जिन्होंने अचानक देर रात सनसनी फैला दी दिल्ली से लेकर पटना तक, यह कह के कि हम बिहार में अकेले लड़ रहे हैं और दिल्ली में साथ है। हालांकि दिल्ली में जब उन्होंने अपनी फ्लाइट ली और पटना में उतरे तो उनके बोल थोड़े बदले बदले से थे। उन्होंने बोला, नहीं, मेरे वक्तव्य को गलत तरह से एनालाइज किया गया है। हर नेता की तरह उन्होंने भी शूट द मैसेंजर किया, पत्रकार को गलत बताया, न्यूज एजेंसी या चैनल को गलत बताया। लेकिन बात तो है ना, आप कान सीधा पकड़िए या कान मरोड़ के। चिराग पासवान कह रहे, नहीं मेरे तो विधायक है नहीं ना, इसलिए मैं एनडीए में हूं नहीं। अरे, जिस पार्टी का एक सांसद भी नहीं है और अगर वो पार्टी एनडीए के साथ है तो वो है कि नहीं है एनडीए में? है एनडीए में। देखिए, ललक सबको ज्यादा से ज्यादा सीटों की है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो JDU हो, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी के पास, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बहुत पुश करने की कोशिश की है, बहुत पुश करने। लेकिन आज भी देखिए, प्रैक्टिकली बात कीजिए, मास लीडर
या कहें एक व्यक्ति जो हुजूम जोड़ सकता है, जहां खड़ा हो जाए वहां 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आदमी जोड़ सकता है, वो आज भी बिहार में 2 ही नेता दिखते हैं, एक तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान। दोनों कास्ट के नेता हैं, दोनों अपने पिताओं द्वारा, अपने पिताजी द्वारा जो राजनीतिक जमीन पे हल जोता है, उन दोनों के पिताओं उसके बेनिफिट्स रीप करने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव या चिराग पासवान ने पर्सनली कितना किया है इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इन दोनों के पिताजी ने, एक तरफ लालू जी और एक तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, दोनों अपनी अपनी जातियों के, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये दोनों अपने अपने जातियों के बड़े नेता। रामविलास पासवान जी के लिए तो ये कहा जाता था कि ये आज भी कहते हैं कि उनके बेटे उनसे सीख रहे हैं, वेदर मॉनिटर उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, जो जीतने वाला होता था पासवान साहब उसके साथ चले जाते थे। उनका कहना था कि मैं अपने समाज के लिए बेहतरी तभी कर सकता हूं जब मैं सत्ता में हूं, विपक्ष में रह के मैं सिर्फ संसद में सवाल पूछ सकता हूं या फिर आंदोलन कर सकता हूं, अपने लोगों की मदद मैं तब कर सकता हूं जब मैं सत्ता में बैठा हूं। उनका ये जवाब था। चिराग को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ओवर द लास्ट कुछ पिछले सालों में चिराग ने दिखाया है कि ठीक है, वो सिर्फ एक बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं है, वो खुद भी मेहनत करना जानते हैं। लोगों ने उनसे एक कनेक्ट बनाया। वो केंद्र में पहले बीजेपी से बाहर निकले, जब उनके पिताजी का पुराना घर 12 जनपद, जो मैं नहीं जानता कितने सालों से उनके पास था, दशकों से मैं कहूं, वो लिया गया। बहुत ज्यादा एवरीथिंग। जब वो बीजेपी से निकले तो ये कहा गया दोबारा कभी आएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा रखी कि उन्होंने ये कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, और वो उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही है। पर क्या चिराग पासवान उस पायदान पे पहुंच गए कि वो ऑल ओवर द बिहार, ऑल ओवर द कास्ट, क्योंकि जाति कास्ट एक बहुत बड़ा इशू है बिहार में, इसको कोई नहीं नकार सकता। विकास का बैनर लेके घूमने वाली भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, सेक्युलर का कार्ड लेके वाली घूमने वाली कांग्रेस भी नहीं, और इन सबको सबसे बेकार बताने वाली आम आदमी पार्टी भी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो भी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है बिहार। क्या करने वाली है वो केजरीवाल जी को ही पता होगा, क्योंकि इनके काडर को तो पता नहीं है कि ये बिहार में इलेक्शन लड़ भी रहे हैं कि नहीं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, दर्शकों देखिए, अगर आप नंबर की बात करें, बिहार चुनाव 2020 के गरिमा, अगर आप ग्राफिक्स चला दें, मैं जानता हूं ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये चिराग और तेजस्वी यादव की, जहां खड़े हो जाते हैं ये हुजूम जड़ जाता है। युवा जुड़ रहे हैं इन दोनों के साथ, और अगर फाइट है बिहार में, अगर क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, आप नेशनली देखिए, ठीक है, बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो सबको गिरा देता है, वो है नरेंद्र मोदी का, लेकिन बिहार की राजनीति में आप देखें तो एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान। बीजेपी चिराग पासवान को पुश कर रही है, लेकिन जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो चिराग कह रहे हैं आई वांट अ मेजर पीस ऑफ द पाई, मुझे इस पराठे का सबसे बड़ा पीस चाहिए, इस पराठे का सबसे बड़ा टुकड़ा मुझे चाहिए। और ये रियलिटी है। बीजेपी के पास रीजनल फेस नहीं है बिहार में। बीजेपी कहती है हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। ये आप देखिए, ये 2020 का 2020 का है सुधांशु जी। एनडीए में अगर मैं बताऊं तो बीजेपी 74 पे थी, 74, जेडीयू 43 पे थी, उस समय नीतीश कुमार अपनी पीक पे थे, लोक जनशक्ति के पास 1 थे, एचएएमएस के पास 4, वहां महागठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी के पास 75 थे, बीजेपी से 1 ज्यादा। बीजेपी के पास अपने विधायक 74 थे, आरजेडी के पास 75, लेकिन जेडीयू जो वहां थी उसके पास 43 थे, पर तब नीतीश कुमार वाज ऑन हिज पीक, एट हिज पीक। अभी बीजेपी चाहे जितना भी बोले, नीतीश कुमार इज नॉट एट हिज पीक। कांग्रेस 19, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, सीपीआईएमएल 12, और इस तरह से आप ये नंबर देखते हैं। बहुमत 122 की है। कैन आई हैव ऑल द 4 गेस्ट्स ऑन एयर? आई एम स्टार्टिंग विद सुधांशु त्रिवेदी। पप्पू यादव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मणिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी एक नजर रखी। और सुधांशु जी, अगर आपने बीबीसी आप जरूर सुनते होंगे तो आपने मणिकांत ठाकुर की रिपोर्ट्स एक जमाने में जरूर सुनी होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं सुधांशु जी एंड मी फॉर अ मिनट,
सुधांशु जी, बीजेपी का क्या प्रोसेस है? बीजेपी वही सोच रही है, मी एंड सुधांशु जी, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे क्योंकि आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन बिहार की जनता, आप जानते हैं कि बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली एस्टूट है, वो देख रही है कि बीजेपी किस करवट मोड़ ले रही है। आपने सम्राट चौधरी को पुश करने की बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की, मैं कह रहा हूं जरूरत से ज्यादा कोशिश की है, बट वो तेजस्वी यादव वाला, चाहे आप कहें पॉलिटिकल ऑरा या फिर चिराग पासवान वाला पॉपुलिस्ट अप्रोच है, वो नहीं ला पा रहे। ये दोनों नेता ऐसे हैं अभी, और ये दोनों युवा हैं, एटलीस्ट पॉलिटिकली स्पीकिंग युवा हैं, राहुल गांधी वाले युवा नहीं बिहार में, कंसिडरिंग द एज फैक्टर, कि दे स्टिल हैव टाइम। वो कहते हैं कि हम बिहार की राजनीति बदलना चाहते हैं। चिराग पासवान आपके साथ हैं, लेकिन बीजेपी क्या कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी है और उनकी पॉपुलैरिटी है? क्योंकि किसी भी और पार्टी के पास उस ट्रम्प कार्ड का तोड़ नहीं है। सुधांशु जी, ओपनिंग कमेंट्स 60-40। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। हम शॉर्टकट की राजनीति तो विश्वास नहीं करते जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग करते हैं। हम वो हैं जिन्होंने जमीन से शुरू करके एक एक जर्रा इकट्ठा करके, और जिसे कहते हैं कि आज जाकर भारतीय जनता पार्टी का ये व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। एनडीए पहली गठबंधन सरकार थी भारत के इतिहास की जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। दूसरे लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट ले लो कास्टिज्म का, शॉर्टकट ले लो कम्युनल पॉलिटिक्स का, और उन दोनों का एक मिक्सचर ऐसा करके और फिर सत्ता में आने का प्रयास करो। श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो हमारा नेतृत्व मिला है, इसमें निश्चित रूप से उनकी अपार लोकप्रियता का हमको लाभ मिलता है। कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, संगठन की जो व्यवस्था है, और जो हमारी स्पष्ट नीतियां हैं, उसकी वजह से हमारे साथ उत्तरोत्तर लोग जुड़ते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बिहार के संदर्भ में कहूंगा। आज हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, इससे पहले रेणुका जी और तारकेश्वर जी थे, उससे पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे। ये 4 उप मुख्यमंत्री बिहार में 4 अलग अलग जातियों के हुए हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी का, के परिवार का, बाकी जातियां तो छोड़ दीजिए, यादव समाज में कोई दूसरा कभी जरूर मिला ना? जब सत्ता देने की बात आएगी तो पहले लालू यादव जी के जमाने में साधु यादव जी का जोर चलता था। आप याद करिए, जब ये बच्चे छोटे थे, फिर तो पहले मेरा साला, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, अब और दूसरी बेटी। यानी जब जरूरत पड़ेगी तो चाहे पप्पू यादव प्रभावी नेता हो तो उनको टिकट नहीं लेने देंगे। राम कृपाल यादव आपके कितने भी खास रहे हो, अपनी बेटी के लिए आप उनको किनारे कर देंगे। मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है। अब युवा पीढ़ी युवा हो गई है, उसके युवा होने के साथ साथ जागरूक हो गई है, सूचना क्रांति का दौर आ गया है। तो अब मुझे लगता बहुत सारी चीजें छुपा पाना संभव नहीं है। और अंदर लाइटर नोट में कहूं कि अगर तेजस्वी यादव जी ये कहें कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो साहब 15 साल आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार की हुकूमत रही है। पहले आपके पिताजी और फिर आपकी माताजी। आज राहुल गांधी कहे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इस देश पे 50 साल में 45 साल तो आपके परिवार ने हुकूमत की है, आपके पिताजी ने, और 10 साल भी आपकी माताजी की। तो मैं ये कहूंगा, इसके लिए उत्तर भारत के गांवों में एक कहावत होती है कि भैया बाप दादे तो कुछ कर ना पाए, अब बिटवा कहता कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। तो एक कहावत होती है कि बाप न मारिन मेढकी, बिटवा तीरंदाज। यानी अब जाके ये कहने का प्रयास करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला था ना, कि बाप कहता है कि वो तो अंधेरे में चले गए, वो बेटे का नाम पावर हाउस। मुझे लगता है बिहार की जनता जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, वो सारी चीजों पे एक सतर्क और सजग निगाह रखे हुए है, और वो इन सारी चीजों का उपयुक्त और माकूल जवाब चुनाव के दौरान देगी। नहीं सुधांशु जी, देखिए शब्दों में आपसे जीतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स पे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं ऑपोजिशन के पास जाऊं ओपनिंग कमेंट्स के लिए और मणिकांत जी के पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहते थे कि लालू जी का राज आएगा तो जंगल राज आएगा। आपकी पार्टी की सरकार है बिहार में, देश में आपकी पार्टी की सरकार है बिहार में, आप ही के नेता को सरेआम मार दिया जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं ये तो मेरे पिताजी की सरकार का नाम खराब करते थे, देखो इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के नेता को उसी के घर के बाहर मार दिया। आप पकड़िए, चोर को तो पकड़ेंगे ना, खूनी को तो पकड़ेंगे, लेकिन हो गया ना जो होना था। तो वो कह रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। वो कह रहे देखो
वो ये कह रहे हैं, देखो इन्होंने अभी इस समय नीतीश कुमार आपके साथ हैं, कल किसके साथ थे, उसके पहले दिन किसके साथ थे, 4 दिन पहले किसके साथ थे, नीतीश कुमार के बारे में ये मेरे को ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो कहते हैं कि इन्होंने लिकर बैन किया, लिकर बैन करके इन्होंने ड्रग्स बिहार के अंदर घुसा दी, ये आरोप है। वो कहते हैं लिकर बैन करना था तो कायदे से करना था, और ये रियलिटी है सुधांशु जी कि लिकर बैन किया तो है, लेकिन बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां शराब नहीं मिलती है। और इसके बारे में मैं आम आदमी पार्टी के नेता से पूछ लूंगा, क्योंकि सपोजिटली दे आर लिकर एक्सपर्ट्स, बट मैं ये प्रैक्टिकली कह रहा हूं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां शराब मिलती नहीं है, और अब बिहार में ये केमिकल ड्रग्स आने लगी हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे बैन का क्या फायदा कि बिहार का युवा और बर्बाद हो रहा है। तो वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली सुशासन बाबू इज ओवर, दैट इज व्हाट वो कह रहे हैं, और आपके पास बिहार में नेता है नहीं, ये उनका काउंटर आता है। इस पर देखिए, अगर किसी चीज की स्मगलिंग हो रही है तो इसलिए उस पर बैन हटा देना चाहिए। वैसा ही बचकाना और वाहियात तर्क है कि एंटी थेफ्ट लॉ के बावजूद चोरियां तो हो रही हैं, एंटी डकैती लॉ के बावजूद डकैतियां तो हो जाती हैं, इसके बाद मर्डर व दफ़ा 302 के बावजूद मर्डर तो होते हैं, तो इसलिए सब हटा देना चाहिए। मुझे लगता है ये वही लोग कहने का प्रयास करते हैं जिनके दिल के तार कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए होते हैं, और अभी आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उसका एक सिग्नल देखा था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपकी बात सही है, पिछले कुछ महीनों में घटनाएं बढ़ी हैं, मगर ऐश्वर्या जरा इसका एक पूरा व्यापक स्वरूप देखिए तो समझ में आएगा। जैसे ही कुछ विशेष शक्तियां मजबूत होना शुरू होती हैं राजनीति में, आपराधिक और आतंकवादी ताकतों के मंसूबे भी ज्यादा हिलोरे मारने लगते हैं। आप याद करिए लोकसभा चुनाव से पहले जब एक वातावरण सा बनने लगा था इन लोगों का कि नहीं साहब बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी, इस तरह का माहौल, याद करिए दिल्ली के स्कूलों में थ्रेट आने शुरू हुए थे कि नहीं, एयरलाइंस को बम थ्रेट आने शुरू हुए थे कि नहीं, और चुनाव के बाद भी आते रहे। अब इसे महज संयोग मानिए या इसके बीच में कोई प्रयोग मानिए कि पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद वो जो एयरलाइंस को थ्रेट आ रहे थे, सरकारी संस्थानों को, देखिए चूंकि सरकार मोदी जी की थी तो थ्रेट ही दे पा रहे थे, होएक्स कॉल आते थे, उसके बाद वो आने बंद हो गए। तो अपराधियों का नेटवर्क निश्चित रूप से थोड़ा उसके मन में पुनः एक कॉन्फिडेंस आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हो जाएगा, तो उस मौके का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लोकसभा चुनाव से भी पहले ड्रॉ किया। मगर हमारी सरकार ने बिहार में पूरी दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ, आप पूरे 20 वर्ष का शासनकाल देखिए तो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल और आज के शासनकाल में जमीन आसमान का अंतर, और इन अपराधों में भी जो लोग संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर प्रभावी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मणिकांत जी, ओपनिंग कमेंट्स। सतीश जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, पप्पू जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, मणिकांत जी। देखिए सुधांशु जी की कई बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन उन बातों में ये भी दिखता है कि वो किसी तरह से मन को दबा के एक प्रतिरक्षात्मक रुख अपना रहे हैं और वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बचाने की जो उनकी कोशिश है वो सब लोग समझते हैं कि ये इनकी जो व्यवस्था है बिहार में सचमुच में कई मायने में ये जो 20 वर्षों का शासनकाल रहा है ये कई मायनों में कई तरह के सवाल पैदा करता रहा है। और वो जो सवाल हैं वो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ख्याल से इन 20 वर्षों में जो बड़ा हुआ है सवाल वो ये है कि ये भ्रष्टाचार, ये जो घूसखोरी है निचले सरकारी दफ्तर के निचले स्तर से लेके ऊपर तक, ये तो लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। इस मामले में ये पूरी इतने वर्षों की जो ये सरकार थी वो बहुत कुछ कर नहीं पाई। तो लोगों के मन में जो परेशानियां पैदा होती हैं जब दफ्तर जाते हैं कोई काम कराने तो वहां भ्रष्टाचार दिखता है, वहां घूसखोरी इस तरह है कि उस पर कोई नियंत्रण सा नहीं रहता। तो इस मामले में देखिए इसको कैसे बचाव करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में देखिए जो अस्पतालों की स्थिति है वो बहुत ऐसी सुधर नहीं सकी है जिसको लेके जिसका संबंध आम लोगों से होता है। इसी तरह की और किसी कई मसले हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये शासन में अगर ये दावा भी
करेंगे कि उस नाते उनकी सरकार को लेकर लोगों में समर्थन इस रूप में बढ़ा है कि अच्छा शासन दिया, सुशासन दिया, तो मेरा मानना है कि ऐसा ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें आप तुलना अगर करेंगे लालू जी के या राबड़ी जी के शासनकाल से, तो कई महीनों में उससे बेहतर व्यवस्था बनी और वो देखा भी गया। लेकिन अभी मद्य निषेध की बात आप कर रहे थे, दारूबंदी की, शराबबंदी की, ये निश्चित तौर पर यह देखा गया है कि सड़कों पर आप शराब पी के लोग नहीं दिखते हैं, कोई मार फसाद करते हुए, इस तरह का वो नहीं दिखता है। लेकिन अंदर ही अंदर शराब की जैसे धारा बह रही हो, जो जहां चाहे जिस वक्त चाहे वो उपलब्ध हो, और इसमें माला माल हो रहा हो पुलिस तंत्र से लेके शराब का जो माफिया तंत्र है वो भी, तो ये भी कितना बुरा है, इसको भी सोचना होगा शासन व्यवस्था को ही। तो इस मामले में चिराग सामने आई नहीं, पर आपको लगता है कि चिराग, सतीश जी, आपको लगता है कि चिराग या फिर तेजस्वी यादव एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं? चिराग पासवान ने कहा कि मैं दिल्ली में कहा कि मैं बिहार में एनडीए से अलग हूं, पटना पहुंचते पहुंचते उनके पास कॉल आ गई, उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया गलत है। बीजेपी कह रही है हमारे पास नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, वी विल अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव, और हमको कोई चिंता की बात नहीं। सतीश जी देखिए, चिराग पासवान और चिराग पासवान जो है और कुछ नहीं लगता, भाजपा के हनुमान ही है। पिछले बार उन्होंने नीतीश का नौका डुबोया था, इस बार सोच रहे हैं कि वो डुबोए हुए नौके के बदौलत थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, और अभी जो पूरी बिसात जमाई जा रही है नीतीश को डाउन करने के लिए की जा रही है। नीतीश की सरकार तो कह रहे कि वो कौन डबल इंजन की सरकार है, हमको तो लगता है बिना इंजन के सरकार है। ये 20 साल ग्लोरियस ईयर्स होने चाहिए थे बिहार का, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया, इसमें बिहार क्या कंज्यूमर कंट्री, गरीब कंट्री, गरीब मतलब गांव, मतलब हालत पलायन, सब चीज बेकार हालत में है। ये बात सही है मणिकांत जी की कि लालू जी के राज में भी चीजें बहुत खराबी थी, लेकिन उसी जंगल राज करते 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 हाल में देखने को मिला कि एनडीए का जंगल राज का नैरेटिव ही खत्म हो गया। बात यह है कि नीतीश जी कंट्रोल में है ही नहीं। तीसरी बात, वो नई बिसात जमाई जा रही है कि क्या किया जाए। अगर कांग्रेस बीजेपी वाले हटा के नीतीश जी को, चिराग को ही बना लेते तो शायद उनको फायदा होता। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, सारगर्भित और बहुत ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 30-40 साल से बिहार में सरकार चली है, बिहार को एक नए मिजाज के सरकार चाहिए, नए मिजाज का सरकार, चाहे वो भाजपा बनाए लेकिन नए मिजाज के साथ। लेकिन ये भी तो जातीय पर उतर गए, भी कास्ट काउंट पर उतर गए। यही सुधांशु जी कितना डिफेंड करते थे कि हम लोग तो विभाजनकारी हैं, ये सब नक्सल है, फला है, अब ये भी जात गिनने में लग गए। ये बात भी सच है कि खिड़की खिड़की वहां जात का कंसिडरेशन है, लेकिन बिहार का भला नहीं होगा। 12-14 कितना करोड़ लोग हैं वहां भाई, नौकरी है नहीं, और अभी भी रोजगार से ज्यादा वहां नौकरी की पूछ है। आप शब्दों को अलग अलग कर लीजिए। सुधांशु जी देखिए, इस समय ये कहने के बावजूद कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, डॉक्टर्स में, आईएएम में, विदेश हो देश हो, बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं कह रहा हूं कई सर्विसेज तो ऐसी हैं, और वो ऑफिसर जो देश चला रहे हैं 50% से ज्यादा उस स्टेट से आते हैं, द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन उसकी हालत क्या है? आपकी भी डबल इंजन की सरकार कितने समय से वहां है? नौकरियां, डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, कुछ तो गया नहीं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी भी कई गांव ऐसे हैं सुधांशु जी जहां कहने के लिए बिजली गई है 24 में से 24 मिनट आती है, ताकि आप टेक्निकली ना कह सकें कि बिजली नहीं है। बिजली है बट इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार को अब बाकी राज्यों के बराबर तो लाएंगे। और ये सिर्फ आयरनी है कि वो प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में, डॉक्टर्स में, मैनेजमेंट कोर्ट इतना देता है, इंटेलेक्ट कम नहीं है, लेकिन उसके प्रदेश में कुछ नहीं होता, उसकी सरजमीन पर कुछ नहीं होता। देखिए, सतीश सिंह जी को इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। ये जंगल राज मजाक ऐसा आप उड़ा रहे हैं। जंगल राज शब्द भाजपा ने नहीं कहा था, ये पटना हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था। भाई, राजनीतिक दल का व्यक्ति बोले समझ में आता है,
इस ढंग से आप लोगों को आकर आप पत्रकार के रूप में ऐसे कहेंगे जैसे कोई राजनीतिक आरोप था, तो सर्वथा अनुचित है। और आप कहते हैं जंगल राज का नैरेटिव खत्म हो गया। क्या बात करते हैं साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भीड़ ने हत्या की थी, सामूहिक नरसंहार जातीय आधार पर होते थे। लालू जी के शासनकाल में एक जाति के लोगों ने दूसरे गांव के जाति में जाके नरसंहार किया, उन्होंने उसका किया। आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ कंसिस्टेंट रेप होता था, इन सब पे हाई कोर्ट ने बोला था। आज ऐसे उसको हल्के ढंग से घुमाना, उन सारे लोगों की पीड़ा के ऊपर क्रूर मजाक करना है जो उस दौरे हुकूमत में हुई थी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, ऐश्वर्य जी आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये भी याद करिए डबल इंजन की सरकार कब तक रही है, कितने दिन रही। 2014 तक तो एंटी गवर्नमेंट रही है सेंटर से। उसके बाद 2017 के शुरू में हम लोग साथ में आए तो करीब 2.5 साल उधर रही, और उसके बाद इधर 3 साल रही। तो इस 20 साल में 5 साल ऐसा रहा है जब बिहार को वास्तविकता में डबल इंजन की सरकार की बात मिली है। याद करिए साहब, आप लोग पत्रकार होकर या हमारे जो विरोधी हैं, लालू प्रसाद यादव जी का भारत की संसद में दिया गया बयान है कि जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता बम बनाते हुए पकड़े गए, याद करिए उस समय बिहार में कितनी भीषण चुनावी हिंसा हुआ करती थी, कट्टों की फैक्ट्रियां बना करती थी, तो वो भारत के पार्लियामेंट में बोलते, मजाक उड़ाते समय भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, उसके शायद कुछ महीने बाद की बात है। अरे जब भारत का प्रधानमंत्री बम फोड़ रहा है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, तो हमारे कार्यकर्ता काय कर रही है, मत करिए। इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना और मजाक बनाना अपराध को जिस दौर में हुआ हो, और इस समय योजनाबद्ध ढंग से किए गए अपराधों के साथ, और 20 साल की आप तुलना करें तो ये 4 महीने या 6 महीने वर्सेस 20 साल में आप देखें तो भारी अंतर है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं कि बिहार के लोगों की क्षमता के साथ जिस प्रकार का न्याय होना चाहिए था और जो परिस्थितियां हैं वह उस हिसाब से न्याय होने में हम लोगों ने प्रयास पूरा किया। जैसे कृषि विकास दर में बिहार ने सबसे आगे के दौर का काम किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डबल डिजिट में ग्रोथ रेट है बिहार की, और लालू यादव जी के शासनकाल में निगेटिव ग्रोथ रेट थी। निगेटिव ग्रोथ रेट यानी बढ़ नहीं रहा था, चीज नीचे जा रही थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता भली भांति समझती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चली और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो विकास की नई इबारत लिख रही है। और ये इंडी गठबंधन वाले इमारतें शरिया के साथ खड़े हैं। हम विकास की नई इमारत बनाना चाहते हैं, ये शरिया की नई इमारत बनाना चाहते हैं। याद है पटना के मैदान में इमारतें शरिया के कार्यक्रम में सब लोग गए थे, और क्या बोला गया था उसमें कि भारत का संविधान हमारे लिए पीछे, पहले शरिया है, बोलिए हाँ या ना। और ये संविधान को जेब में रख के हाथ दिखाने वाले सारे लोग उनका समर्थन कर रहे थे। तो और फिर आप ये देखिए, एक तरफ कहा जा रहा बिहार से पलायन हो रहा है, और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज इलाकों में लाखों की संख्या में लोग आए और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहां कौन से ऐसे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं जिस कारण से लोग अचानक वहां आ रहे हैं। एक तरफ कहेंगे बिहार से पलायन हो रहा है और सीमांचल के जिलों में रिवर्स पलायन हो रहा है। इसलिए ये चीजें विकास के साथ साथ, कानून व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की के भी एक गंभीर विषय है जिसे बिहार की जनता नहीं। सुधांशु, संजीव झा जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी, पप्पू जी और महुआ जी को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन उनका ऑडियो ठीक करिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। इसलिए जो सीमांचल के जिलों की बात की, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, प्रधानमंत्री ने भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन डेमोग्राफी की बात की। सुधांशु जी, ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये डेमोग्राफी चेंज इस तरह से हो रही है कि मतलब किशनगंज में कहा जाता है 30%, 30.44%, अररिया में 30, कटिहार में 30, पूर्णिया में 28.66। ये जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से 11 के बीच में, और यहां पर डेवलपमेंट नेगेटिविटी है, डेवलपमेंट नेगेटिव है। नहीं सतीश जी, ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं डेवलपमेंट नेगेटिव है। और यहां पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज है बाकी सारे से ज्यादा, अगर किशनगंज में मैं देखूं 105%, अररिया में 102, कटिहार में 101.92, पूर्णिया में फिर 101। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन सुधांशु जी, ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ये सिस्टमैटिक है। अगर अब इसमें बोलते हैं तो वो कहते हैं देखो आपकी सरकार 11 साल से है, बॉर्डर पार से कोई आ रहा है तो आपने कैसे आने दिया। अभी रत्नाकर जी बोलेंगे, पप्पू यादव जी भी जुड़ रहे, वो बोलेंगे। पिछली बार भी उन्होंने बोला था, अरे भैया बॉर्डर पे आपके हैं, बॉर्डर पे तो देश में आपकी सरकार है, रोको। कटिहार के लोगों की क्या गलती है, किशनगंज के लोगों की क्या गलती है, पूर्णिया के लोगों की क्या गलती है? सुधांशु जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूं जी प्लीज।
किसी की भी कोई गलती का तो विषय ही नहीं है। सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कहा 2003 से पहले जिनका नाम मतदाता सूची में है, जिनके माता पिता का नाम मतदाता सूची में है, जिनके परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में है, तो कुछ दिखाना नहीं है। अगर किसी का खुद का नाम, माता पिता का नाम, परिवार के किसी व्यक्ति का नाम 2003 से पहले मतदाता सूची में नहीं है और अब अचानक वो 35, खुद राहुल गांधी बोले ना 35, 40, 45 साल के लोग फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, तो अगर 35, 40, 45 साल का व्यक्ति फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा है और ना उसके खुद का नाम ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम 2003 में है, तो किसी को लगता है कि ये किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, तो मैं 2 लाइन में फैक्ट बता देना चाहता हूं, झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। यह समस्या कहां से आई है? 2006-07 में श्री प्रकाश जायसवाल बतौर गृह राज्य मंत्री यूपीए सरकार में बोल चुके हैं कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं। असम के राज्यपाल ने कहा था कि प्रतिदिन 5,000 लोग आते हैं 2006-07 में। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने एक IMDT एक्ट बना दिया था। उस एक्ट में जानते क्या प्रावधान था? अगर आपको शक हो कि आपका बगल वाला कोई बांग्लादेशी है या बाहरी है और आप शिकायत करें, तो उसका दायित्व नहीं है कि वो साबित करे भारत का नागरिक है। आपका दायित्व है कि आप साबित करिए कि वो बांग्लादेश में कहां का नागरिक, अन्यथा आप पे कार्रवाई हो जाएगी। फिर उस IMDT एक्ट के खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और पूर्व में असम के मुख्यमंत्री रहे, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में IMDT एक्ट को क्वेश करते हुए कहा कि ये बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेशन भारत पे विदेशी आक्रमण के समान था। अब हमारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, अब वहां पे फेंसिंग हो रही है, घुसपैठ पे बहुत नियंत्रण हो चुका है, मगर जो अंदर आके बैठ गए उनकी पहचान करने के लिए अब NRC करने की बात हुई, तो याद करिए ये शाहीन बाग क्यों बनाया गया था? उसका तो कोई लेना देना नहीं था। हम तो केवल वहां से आए दुखियारे लोगों को जब देना चाह रहे थे सदस्यता, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, NRC तो होने ही नहीं देंगे, यानी किसी की जांच नहीं होने देंगे, ना हम नागरिकता की जांच होने देंगे, ना हम अपनी पहचान की जांच होने देंगे, ना अपने एड्रेस की जांच होने देंगे, ना वक्फ बोर्ड में अपने संपत्ति की जांच होने देंगे, किसी चीज का कागज नहीं दिखाएंगे। उसलिए समस्या हुई। और जो कारण यह है, एक लाइन में कह दूं तो लोगों को बुरा लग सकता है, पर यथार्थ यह है कि भारत के इतिहास में अनेक बार लोगों को यह मुगालता रहा कि बाहर से आने वाली विदेशी शक्तियों की घुसपैठ के दम पर मुझे सत्ता मिलेगी। मीर जाफर यही सोच के बैठा रहा, आखिर में उसका क्या हश्र हुआ। जयचंद यही सोच के बैठा रहा, उसका क्या हश्र हुआ। तो आज भी मीर जाफरी और जयचंदी सोच के लोग भारत में हैं, जो सिर्फ अपनी वर्तमान सत्ता का सुख देखना चाहते हैं। 1 या 2 चुनाव में 20 साल बाद क्या बर्बादी का मंजर होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। संजीव झा जी, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, अपू यादव जी, महुआ जी, क्या टेक्निकल एरर हो रहा है जी? देखिए, बड़ा आश्चर्य है कि सुधांशु जी जब बात करते हैं समझ में नहीं आता है कि सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। केंद्र में सरकार इनकी, बिहार में सरकार इनकी, 12 साल से केंद्र में सरकार, 20 साल से बिहार में सरकार, और ये अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं करके इन्फिल्ट्रेटर कौन है, घुसपैठिया कौन है। तो सरकार कैसे चल रही है आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये इन्फिल्ट्रेटर को, अगर किसी घुसपैठिए को आइडेंटिफाई अब तक नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि ये सरकार नकारों की सरकार है। ये सरकार देश के हित में और जनता के हित में सरकार नहीं है। ये कब तक ब्लेम गेम करते रहोगे? जब जब चुनाव आएगा घुसपैठियों की बात होगी, चुनाव खत्म, बातें खत्म। दिल्ली में घुसपैठिया 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 सरकार आपकी है। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने, बताइए जरा, कितने लोगों को वापस भेजा आपने? बिहार में आपने कहा कि SIR के जरिए घुसपैठिया आइडेंटिफाई हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कितनों की लिस्ट दी, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी पुल तो खोल गई ना कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के आड़ में आप बिहार में लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को वोट काट रहे थे। मुझे लगता है उस पर डिबेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया डिबेट, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट में दिख गया। अब आते हैं 20 साल की इनकी गवर्नेंस की बात। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक बात बताइए, ये कह रहे थे कि नहीं ये 2023-24 में बढ़ गया जी। 2015 से 2024 में देखेंगे ना, इन्हीं का SCRB का डेटा है कि 80% क्राइम में वृद्धि हुई है। और मैं 3 साल का डेटा देख रहा था कि 2022 में 3.5 लाख केसेस दर्ज हुए, 2023 में 3,54,000, 2024 में 3,62,000। तो ये लगातार क्राइम बढ़ रहा है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ अचानक बढ़ गया। आपकी लैकलस्टर अप्रोच दिखता है। और आप बात कर रहे थे हेल्थ की, 18वें पोजीशन पे है भारत।
बिहार देश में, ये हालात हैं आपके। और बिहार की एजुकेशन सिस्टम तो आईसीयू में है। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाई, वो जंगल राज हाई कोर्ट ने क्या था कहा था, आपके बारे में क्या क्या हाई कोर्ट ने कहा है, अगर गिनाने लग जाऊं तो पूरे दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बिहार में, बिहार को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपने शुरू में कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। बैड गवर्नेंस का शिकार बिहार रहा है और इसके कारण बिहार से पहले भी पलायन हो रहे थे और आज भी पलायन हो रहे हैं, और इनके पास इनको रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं रत्नाकर जी है। केवल टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके पास है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश आपके पास है संजीव जी। तो मैं सुधांशु जी कहना चाह रहा हूं, आपके पास है, इसलिए कहना चाह रहा हूं संजीव जी आपके पास है। बिल्कुल हमने, देखिए हम दो चीजें केवल कर दी, दो चीजें केवल कर दीजिए। कौन कौन? दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में कर रहे हैं। केवल अच्छी शिक्षा मुफ्त कर दीजिए आप, और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त कर दीजिए। केवल दो काम पहले करके दिखा दीजिए आप, और इससे क्या होगा, ये जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज पर प्रेशर पड़ता है वो भी खत्म हो जाएगा। 20 साल में नहीं कर पाए आप किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, आपको एक भी जांच इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है, मैं मधुबनी के अस्पताल में गया, एक्सरे तक की मशीन नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। तो आज बिहार की हालात ये है कि बिहार के सदर अस्पताल में भी प्राइमरी जांच और प्राइमरी ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर्स का आता पता नहीं है। जो डॉक्टर्स है वो बैटरी अस्पताल में जाके अपना प्राइवेट समझ गया आपके। लेकिन अगर इतना ही अच्छा आपने काम किया था तो दिल्ली में हारे क्यों? सारी बातें पता है। नहीं देखिए, ये कहना बहुत आसान है रत्नाकर जी की कर दो कर दो कर दो, अगर इतना ही आसान होता। बिल्कुल हाँ, नहीं कहना ही आसान। दिल्ली में इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया इन्होंने। साम दाम दंड भेद लगा करके 1.5% का फर्क रहा। और चिंता मत कीजिए, ये 5 साल आते हैं और जाते हैं। ये 27 साल के बाद आए थे, और मैं दावे से टीवी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, टीवी चैनल पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड है। दिल्ली की सरकार इनको दिल्ली नहीं पूरे देश से सफाया करेगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चाहे दिल्ली का अब लोकसभा का चुनाव, रेखा गुप्ता जी आने वाली, उन्हीं से पूछ लूंगा। दिल्ली की ओके संजीव जनता ने। ओके रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी बोले नहीं है। सुधांशु जी आ रहा हूं, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पप्पू जी का पता नहीं आज क्या हो रहा है। 100 बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा का महीन बीजेपी वालों ने। बड़ा चिल्ला चिल्ला के अपराध पे बोल रहे थे सुधांशु जी। डीएम का नाम लिए कि डीएम को पीट पीट के मार डाला गया। 1994 में वी कृष्णैया डीएम थे, उनको आनंद मोहन प्रताप सिंह ने पीट पीट के मार डाला। मृत्यु की सजा हुई, जो बाद में रिड्यूस होकर के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जन्म कैद की, उम्र कैद की। किसने छोड़ा सुधांशु जी? अप्रैल 2023 में आपने छोड़ा। आनंद मोहन को प्रिजन रूल बदल करके आपकी कैबिनेट ने आनंद मोहन को छोड़ दिया। वी कृष्णैया की पत्नी भीख मांगती रह गई कि मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपने यूपी के अंदर विजया यादव के पति जवाहर पंडित को कपिल मुनि करवरिया और भाई ने मारा था 96 में AK-47 से। आपने उनको माफी दे दी। आपने माफिया उदयभान सिंह को माफी दे दी। आप किस मुंह से बात करेंगे? बड़ा कह रहे थे अभी, अरे बिहार में 7 महीने के अंदर 1530 हत्या हुई है। हम कह रहे थे जब अच्छी शक्तियां आने लगती हैं तो बुरी शक्तियां उनका दमन करने लगती हैं। चलो भैया, हत्या तो सारी लोगों ने कर दी। ये पुलवा कौन गिरा दिया महाराज? 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए। बिहार का 450 करोड़ से बना डबल डेकर पहला पुल गिर गया 1.5 महीने के अंदर। वो भी कांग्रेस राजधानी गिरा दिया। हम लोग जाके टाइम बम लगा दिए नीचे कि बदुआ में उड़ जाए। अरे बिहार वो धरती है जिसने आधुनिक आर्यभट्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह को और रामधारी दिनकर जैसे लोगों को जन्म दिया है। मैंने उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। हमको क्या बोलते हैं? हम तो अपील में जाके मृत्युदंड के खिलाफ गए थे, अरे इम्प्रिजमेंट के खिलाफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, आपने तो छोड़ दिया ना। अब किस मुंह से आप बात करते हैं भाई साहब सांसद महोदय कि हम लोग आरजेडी वाले साले को दे रहे हैं और पत्नी को दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, बांसुरी स्वराज, ये सब किसके नाम है? साहब प्रवेश सिंह वर्मा। आपके यहां तो पूरा का पूरा खानदान लगा हुआ है। आप मुख्यमंत्री न बना तो क्या पाप कम हो जाता है? 150 से ऊपर आपके सांसदों में कहीं ना कहीं से लोग लगे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री ना बोले तो पाप कम हो गया आपका। अब आप बोलेंगे 150 नहीं है,
तो आप मुझे बताइए चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान ऐश्वर्य कपूर की तरह क्या अपने मेहनत से बढ़ के आगे बढ़े हैं? ये अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं, जिनके साथ आप गलबैया लगा के चल रहे हैं, अपने हनुमान को ढो रहे हैं, उनके पिताजी भी तो वही थे। तो ये काहे सिलेक्टिव गाली देते हैं? आप इस बात को जान लीजिए। आप मुझे बताइए, देखिए एक दूसरे पे छीटाकशी करने से रत्नाकर जी बिहार की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। सतीश जी आ रहा हूं, आप मुझे बताओ, कांग्रेस के पास पप्पू जी पता नहीं क्या नेटवर्क पिछली बार नहीं, ये मुझे बताओ, कांग्रेस के पास कोई, सुधांशु जी भी काउंटर करेंगे फैक्ट्स पे, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? पप्पू जी को बोलने नहीं देना चाहते, पप्पू जी को बोलने नहीं देना चाहते, मैं कह रहा हूं आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दिया था, हमने आरजेडी के साथ हैं हम, और उसके साथ क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास? हम इधर उधर नहीं भागते। और ये अभी कह रहे थे ना, हम धीरे धीरे चल के अच्छे चल के करके काम करते हैं, पग पग बढ़ के बढ़ते हैं। अरे आप नहीं बढ़ते हैं, आप चुनाव होने देते हैं। आपके बिहार में कितनी सीट आती है? कांग्रेस की बिहार में कितनी सीट आती है? कांग्रेस की बिहार में कितनी सीट आती है? 19 करके चलना। 2020 में 19 सीटें थी। आप हार जाए, आप आरजेडी पे पिगी बैक कर रहे हैं, तो हार ना स्वीकार करें। नहीं, देखिए रत्नाकर जी, देखिए अभी आपने बोल दिया, थैंक यू, फेयर डाउन। सुधांशु जी देखिए, 2020 में आप, कहना है सुधांशु जी एंड मी विद ग्राफिक्स ऑन, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं, 2020 में आप 74 पे थे, जेडीयू 43 पे थे। अभी आप जेडीयू को टेक ओवर कर रहे हैं। आप माने ना माने, नीतीश कुमार इज नॉट एट हिज बेस्ट। नीतीश कुमार कितनी सीट देंगे आप, कितने वो लाएंगे, आप जीते। आरजेडी कितने ला सकती है और कांग्रेस 19 से कितना बढ़ा सकती है, वो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है। आपको सच में लगता है? क्योंकि पिछली बार जब आपके 74 थे तो आरजेडी के 75 थे। सुधांशु जी, नंबर्स की बात कर रहा हूं। देखिए, एनडीए के दलों में जो आपस में संबंध है भाजपा और जदयू का, वो संख्या के आधार पे नहीं तय होता। वो तो कमाल है, जेडीयू के दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर लगने लगी हुआ 1995 में। हाँ, पूरी बात तो प्लीज पूरी बात समझ में आ जाए, प्लीज बोलिए। 1995 में जब भाजपा जदयू गठबंधन हुआ अविभाजित बिहार में, तब जदयू का नाम जदयू नहीं समता पार्टी था। समता पार्टी के 7 विधायक थे और भाजपा के 42, 7 और 42। और जब पहली बार नीतीश जी ने शपथ लिया 99 में, तो हमारे ज्यादा विधायक थे। 15 साल तक नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा, परंतु यह एनडीए का सामूहिक निर्णय था कि इस विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष भाजपा के रहे, परंतु सत्ता आएगी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहेगा। तो ये इतनी संख्या, इतनी वोट इनके थे, इतनी सीट इतनी थी, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। मैं 2-3 पॉइंट का स्टेप बाय स्टेप उत्तर दे देना चाहता हूं। संजीव झा जी ने कहा कितने दिन आए, भाई आप तो सरकार में रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंसी के सर्टिफिकेट जारी करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और किशनगंज में पिछले कुछ महीनों में लाखों लोग जिन्होंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, जो आप कह रहे हैं हम नहीं कर पाए, भाई साहब उनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना पश्चिम बंगाल के हैं। तभी तो कान खड़े होने वाली बात हुई कि अचानक लाखों की संख्या में बंगाल के लोग सीमांचल के इलाकों में रेजिडेंसी क्यों पाने लगे। और अपराध की बात करते तो मैं यह डेट के साथ बोलना चाहता हूं, 24 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में धमाके हुए थे कि नहीं? एनडीए की रैली में बोध गया के मंदिर में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं? वो तो समय रहते बाकी बम डिफ्यूज कर लिए गए। अरे ये क्या ये लोग बात करने लगते हैं? दिल्ली में कह रहे हैं, भाई दिल्ली में तो सरोजनी नगर में सीरियल बम ब्लास्ट से लेके सितंबर 2008 के ब्लास्ट से लेके ये सारी बातों का और अपराधियों का, क्या आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था। देखिए, ये देश की जनता को समझना होगा कि अपराध को ये 2 श्रेणी में रखते हैं। बड़ा अपराध जो देश के विरुद्ध हो, उसको तो आइडियोलॉजिकल कवर चाहिए, और जो छोटा अपराध है, यानी मैं बड़ा छोटा कोई नहीं कर रहा, मतलब जो अपराध की दृष्टि से अपराध किया जाए वो तो अपराध है, और जो देश के साथ अपराध किया जाए नहीं, उसके लिए तो भटके हुए नौजवान हैं, और उनके ऊपर मेरे विचार से। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाई साहब जो पुल गिरे हैं जरा उनमें वो भी सूची बता दीजिए कि इनमें से कितनों के कॉन्ट्रैक्ट तब बने थे जब जिस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों का नेतृत्व कितना अद्भुत है। लालू प्रसाद यादव जी पे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है और वो पुनः राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव जी, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पे नहीं जोड़ रहा हूं। और विधान परिषद में राबड़ी जी, किसी का कोई स्थान नहीं है। और आप आइए तो उन पे प्रतिबंध है, तो राहुल जी सोनिया जी मुचलके पे हैं।
नेशनल हेराल्ड केस में जो हमारे टाइम में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ। देखिए कैसी राम मिलाई जोड़ी है, और दोनों मिलकर कैसे हमको कह रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, जो बात रत्नाकर जी ने कही, साम और ये संजीव जी ने, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल भारत को और हिंदू समाज को ध्यान रखना होगा। साम दाम और दंड से तो ये लोग चूक गए, अब भेद पे आ गए। भारत में भेद कैसे पैदा किया जाए, उत्तर दक्षिण में भेद पैदा करना है। बिहार के लोगों के बारे में इतनी घटिया बातें तमिलनाडु के मंत्री बोलते हैं। हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा नहीं मानते। वो कहते हैं कि बिहार के लोग सफाई करने के लिए आते, बिहार के मंत्री चुप धारा, विरोध भाजपा करती है वो नहीं। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोलता है, क्या बोलते हैं बिहार के लोगों के बारे में, पहले प्रांत में भेद करो, फिर मराठी हिंदी में लड़ाओ, तमिल हिंदी में लड़ाओ। अब देखिए बंगला को लड़ाने की एक साजिश चल रही है, फिर जात बिरादरी में लड़ाओ। अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे ही थोड़ी तामील होने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाषा, जात बिरादरी सब में लड़ाना है, और वो सब इसीलिए अब साम दाम दंड के बाद आखिरी अस्त्र भेद का प्रयोग किया जा रहा है भारत के समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब सबकी जिम्मेदारी है, आप लोग, आप उन पे छींटाकशी, वो आप पे छींटाकशी। छींटाकशी से होगा क्या? बिहार की जनता को विकास चाहिए। जाति रियलिटी है मणिकांत जी, सतीश जी, जैसे आपने कहा खिड़की खिड़की में जाती, लेकिन वो रियलिटी है। विकास कब मिलेगा, डेवलपमेंट कब मिलेगा, बिहार को पहला आईटी पार्क कब मिलेगा, बिहार को पहला एक बड़ा कॉर्पोरेट हब कब मिलेगा, बिहार को पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सोचिए कब मिलेगा। ये पहली चीजें आज की सदी में 25 में बैठ के ऐसा लगता है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, बट दैट्स अ रियलिटी। अभी तक नहीं है बिहार के पास, अभी तक नहीं है। एंड इस पे चुना जाना चाहिए, विकास पे चुना जाना चाहिए कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH